ये गुड मॉर्निंग। चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। 8th क्लास बायोलॉजी चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग देखिएगा बोर्ड पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में क्या क्या बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है ना। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ ह्यूमन और प्लांट में बीमारी ही पैदा नहीं करते हैं, बल्कि एनिमल्स में भी बीमारी पैदा करते हैं, ठीक ना। सिर्फ ह्यूमन और प्लांट में बीमारी नहीं पैदा करते हैं, बल्कि जानवरों में भी बीमारी पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो है ह्यूमन और कैटल में होने वाला बहुत ही खतरनाक और डेंजरस बीमारी है, जो बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रैक्स याद रखिएगा, बोर्ड में देख लीजिएगा। फुट एंड माउथ डिजीज इज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से जो बीमारी होता है कैटल मवेशियों में, वो फुट एंड माउथ डिजीज है। रॉबर्ट कॉक 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच कॉज्ड एंथ्रैक्स डिजीज, बैसिलस एंथ्रेसिस। एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कॉक, 1876 में डिस्कवर किया था एक बैक्टीरियम का, ठीक ना, जिससे एंथ्रैक्स बीमारी होता है, ठीक ना। और इस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब अगला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी बीमारी पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ते हैं। Many organisms causing disease in plants such as wheat, rice, ladyfinger, lemon, potato, sugarcane, orange, apple, others. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट में बीमारी पैदा करते हैं। कौन कौन से प्लांट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हो गया wheat, rice, ladyfinger, lemon, potato, sugarcane, other apples, orange apples and others. The disease reduce the yield of crops. डिजीज क्या करता है, फसल जितना ज़्यादा उत्पन्न होता था या होना चाहिए उसको कम कर देता है वो, ठीक ना, उसको घटा देता है। तो यहाँ पर देखिए टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास टेबल चार्ट दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें ये चार्ट दिखाया गया है कि सम ऑफ द कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ बीमारी, कौन कौन सी बीमारी होते हैं प्लांट के अंदर, वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ प्लांट का नाम दिया हुआ है ना, साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर प्लांट का डिजीज का नाम है। और यहाँ पर है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, एयर है। और यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक ना, किस तरह का बीमारी होता है। इसमें लाल लाल धब्बे दिखाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा जो है रस्ट ऑफ व्हीट है, बीमारी का नाम। होता कैसे है, फंगी से होता है। ट्रांसमिशन मोड क्या है, इंसेक्ट एंड सीड्स। तीसरा बीमारी है रस्ट ऑफ राइस, फंगी से होता है, इंसेक्ट एंड सीड्स से होता है बीमारी, ठीक ना। और ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट एंड सीड्स। चलिए, तो ये तो मैंने देख लिया। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाए, सुरक्षित कैसे रखा जाए। व्हाई डू वी स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस इन जार्स। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग वेजिटेबल्स फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या किसी अनाज वगैरह को, दाल को बड़े से बर्तन में रखते हैं, ऐसा क्यों होता है। Dry things like cereals and pulses do not spoil easily. अगर इसको ड्राई कर देंगे, सूखा देंगे धूप में अनाजों को, तो ये आसानी से खत्म नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। So we can store them longer without refrigeration. तो हम लोग उसको बिना रेफ्रिजरेशन के भी लंबे समय तक रख सकते हैं। That is why they are called non perishable. इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पेरिसेबल। नॉन पेरिसेबल का मतलब होता है, पेरिस का मतलब होता है खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, और नॉन पेरिसेबल का होता है जो खत्म नहीं होता है, ठीक ना, जो बर्बाद नहीं होता है, जो मरता नहीं है। मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑन द अदर हैंड गो बैड इजीली, सो दे आर कॉल्ड पेरिसेबल। और दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए, जो मिल्क है, ठीक ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, ये सब जो है कुछ ही दिनों में, या मिल्क जो है कुछ ही घंटों में वो खत्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं पेरिसेबल। तो जो भी खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ें हैं जो खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है जल्दी, उसको बोलते हैं पेरिसेबल। और जो रहती है लंबे टाइम तक फ्रिज वगैरह में या बर्तन में, जार में, उसको बोलते हैं नॉन पेरिसेबल, ठीक ना। दोनों का एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया।
व्हाट मेक्स फूड गो बैड, आखिर ऐसा क्यों होता है, खाना खराब क्यों होता है ना, उससे दुर्गंध क्यों आता है, वो खराब क्यों होता है, ठीक है। यूजली द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया फंगी इंसेक्ट, अक्सर ये होता है किस कारण से, बैक्टीरिया से या फिर फंगस से या फिर इंसेक्ट अगर अटैक कर दिया है तब, ठीक ना। When these spores, you must know that bacteria and fungi produce spores. When these spores settle on food, आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया होगा या फंगी होगा, या स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना। तो स्पोर्स क्या होता है, फूड पर चिपक जाता है, सेट हो जाता है, ठीक ना, और वो उसी के ऊपर ग्रो होने लगता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाता है भोजन के ऊपर, और भोजन जो है वो डिकम्पोज होने लगता है, ठीक ना, खत्म होने लगता है। They also release substances which are harmful to our health, और ऐसा ही नहीं, वे ऐसा ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं भोजन के ऊपर, वो फंगी और वो बैक्टीरिया जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है, ठीक ना। There are many ways of preserving food, तो ऐसा बहुत सारा तरीका है जिससे हम भोजन को बचा सकते हैं। Most of these involves steps to create conditions in which it is difficult for harmful organism to grow, ऐसा बहुत सारा स्टेप्स है जिस कारण से, जिसको हम लोग अप्लाई करके जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक ना। These organisms require a moist environment and a range of temperature close to room temperature, ठीक ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो एक टेम्परेचर रेंज होता है, जिस टेम्परेचर रेंज में ये रह सकते हैं, ठीक है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, चलिए देखिए यहाँ पर दिया फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग से भी हम बैक्टीरिया को दूर कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ डिस्करेजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इज टू स्टोर फूड एट लो टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी सब्सटेंस को रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता है, बैक्टीरिया जो है उस पर काम नहीं कर सकता, ठीक ना। डिस्करेजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या फंगी और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो डिस्करेज हो सकता है, ठीक ना। दिस मेथड कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज, ये जो मेथड इसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। ये सुटेबल फॉर पेरिशेबल फूड आइटम्स, और ये जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है ये सिर्फ उसी पेरिशेबल जो खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसके लिए अच्छा कारगर सिद्ध होता है, ठीक ना। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, एज वेल एज कुक्ड फूड या फ्रूट्स हो गया, जो भोजन बनाया हुआ है, पकाया हुआ है, या फ्रूट्स हो गया, साग सब्जी हो गया, इसको हम रेफ्रिजरेटर में लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रोजन फूड लाइक पीज, मीट, फिश कैन बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर फॉर वीक, और जो फ्रोजन फूड है जैसे पीज हो गया, है ना, फिश हो गया, मीट हो गया, इन सबको लंबे टाइम तक डीप फ्रीजर में सप्ताहों तक रख सकते हैं, एक सप्ताह तक भी रख सकते हैं। और डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। उस टेम्परेचर पर हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं और बैक्टीरिया अटैक नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके, है ना। जैसे सॉल्ट हो गया, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सॉल्ट जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, ये जो है फूड के साथ ऐड कर देंगे तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक ना। फॉर सेंचुरी पीपल हैव प्रिजर्व फिश एंड मीट बाय सॉल्टिंग, ठीक ना। सॉल्टिंग करके या नमक लगा करके बहुत लंबे टाइम तक फिश को, मीट को बचाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं बिजनेस में। रबिंग सॉल्ट ओवर फिश और मीट और सोकिंग देम इन सॉल्ट सॉल्यूशंस ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द फूड, ठीक ना, फ्रॉम द फूड। अब देखिए मीट हो या फिश हो, इसके ऊपर सॉल्ट को रब करके, रगड़ करके, या फिर इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबा करके या सॉल्ट सॉल्यूशन में भिगा करके अगर रखा जाएगा तो ये लंबे टाइम तक रह सकते हैं सुरक्षित, ठीक ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑफन पिकल्ड इन विनेगर्स, ऑयल, सॉल्ट एंड सो ऑन।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑफन पिकल्ड। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसको पिकल किया जाता है विनेगर में, विनेगर सिरका, ऑयल हो गया, है ना, सॉल्ट हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप लोग अचार देखा होगा, पिकल्स देखा होगा, पिकल्स में क्या करते हैं लोग, ऑयल की मात्रा और ज़्यादा रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके, लंबे टाइम तक रह सके, है ना। यही कारण है उसमें ऑयल दिया जाता है, उसको धूप दिखाया जाता है। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑयल और विनेगर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, बचाता है। इन जैम द शुगर सिरप प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैम में क्या होता है, शुगर सिरप जो होता है, शुगर का जो सिरप होता है, इस जलेबी में जलेबी का जो सिरप तैयार करते हैं उस टाइप का शुगर सिरप कहलाता है। तो शुगर का जो सिरप होता है जैम में इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोका जा सके। इफ मॉइस्चर गेट इनटू जार ऑफ पिकल ऑफ जैम फंगी में ग्रोथ, है ना। अगर जो पिकल का जार है उसमें अगर मॉइस्चर आ गया, नमी आ गया अदर देन ऑयल, है ना, पानी का मात्रा अगर उसमें आ गया, तो जैम वगैरह जो है या पिकल्स वगैरह जो है उसमें फंगस अटैक हो सकता है ना। इसीलिए उसको टाइम टू टाइम धूप दिखाना चाहिए, ठीक ना। अब आइए सिट्रिक एसिड इज ए प्रिजर्वेटिव एडेड टू सॉफ्ट ड्रिंक। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, है ना, उसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो होता है, ठीक ना, एंड पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट जो होता है, इसको भी हम लोग स्पाइसेज एंड फ्रूट्स जूस के साथ ऐड करके इस जूस को लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। जितने ही मार्केट में सामान आते हैं, चिप्स हो, उसको नाइट्रोजन के साथ पैक करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे कोका कोला, थम्स अप, है ना, मैंगो जूस, बहुत सारे जूस मार्केट में बिकते हैं। उन सबको किसी न किसी केमिकल्स के साथ पैकिंग किया जाता है। वो केमिकल्स ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं। अब देखिए हीटिंग करके भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग, फ्रीजिंग और स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग। सुखा करके, फ्रीजिंग करके, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर टाइट हो, हवा भरा हुआ हो, नाइट्रोजन गैस हो गया या कोई भी गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को बचा सकते हैं, है ना। चिप्स के पॉकेट में तो भरा था, हवा देखिएगा भरा था, उसको खोलने से वो चिपक जाता है प्लास्टिक, ठीक ना, उसमें हवा भरा रहता है सारी चीज़ में, ताकि वो खराब ना हो। हीटिंग डज दैट इज वाई वी बॉयल मिल्क। और हीटिंग भी यही काम करता है, बॉयल करने से या गर्म करने से उसमें का जो जर्म्स है या बैक्टीरिया है वो मर जाता है, ठीक ना। अब है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है, लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट का नाम था। लुईस पास्चर ने ही पास्चराइजेशन का खोज किया था, डिस्कवर किया था। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक ना। इन्होंने ये टेक्निक लाया था, ठीक है, ऑफ हीटिंग वाइन टू अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर ए शॉर्ट टाइम इन ऑर्डर टू किल बैक्टीरिया। इन्होंने बोला था कि अगर हम लोग वाइन को हीट करेंगे, हीटिंग वाइन अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, अगर हम वाइन को हीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो बैक्टीरिया जो है वो मर सकता है, ठीक ना। अगर कुछ टाइम तक गर्म करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो बैक्टीरिया उसमें से मर जाता है। एंड देन कूलिंग एंड स्टोरिंग इट, और फिर उसको ठंडा करके स्टोर करके रख सकते हैं। अभी भी गांव देहात में या शहर में भी ऐसा होता है, पीने का जो पानी होता है उसको पहले बॉयल किया जाता है ताकि उसमें का बैक्टीरिया मर जाए, और तब उसको फ्रिज में बोतल में भर करके उसको रखते हैं, उसको ठंडा करके तब पीते हैं। द प्रोसेस इज नाउ यूज टू पास्चराइज मिल्क। और ये जो प्रोसेस है मिल्क को पास्चराइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, इससे क्या होता है उसमें का जो बैक्टीरिया गर्म करने से मर जाता है, ठीक है। और दही बनाने के लिए भी ठंडे दूध में दही न डालते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, पहले का जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है वो पहले मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है, तब उसको ठंडा करते हैं, ठीक ना, और फिर अलग से थोड़ा सा कर्ड डालते हैं उसमें, ठीक ना, जिसको भोजपुरी, जिसको देहात में जोरन बोला जाता है ना, जोरन सुनेंगे आप लोग। ये हल्का दूध दही लेते हैं, डालने से क्या होता है वो दही का रूप ले लेता है, ठीक ना,
तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से बैक्टीरिया तो मरेगा, ठीक है। द प्रोसेस इज नाउ यूज इन पास्चराइज्ड मिल्क विच मीन्स हीटिंग इट अबाउट 62 फॉर 30 मिनट्स। 62 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक गर्म किया जाता है दूध को, है ना, और कूलिंग इट क्विकली, और फिर उसको ठंडा किया जाता है तेजी से, एंड स्टोरिंग इट इन स्टाइल बॉटल्स एंड पैकेट्स, और फिर उसको जिस बोतल में पैक किया जाता है उसमें पैक करते हैं, या फिर डब्बे वगैरह में पैक करके तब इसको जहाँ जहाँ होता है जाता है। कैनिंग, कैनिंग का मतलब क्या होता है? फूड इज फर्स्ट हीटेड टू हाई टेम्परेचर टू किल बैक्टीरिया एंड स्पोर्स एंड देन सील्ड इन एयरटाइट कैन्स और बॉटल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैनिंग का मतलब होता है कि जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, फूड हैं, उसको पहले हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता ताकि बैक्टीरिया उसमें का मर जाए, और फिर उसको एयर टाइट बॉटल में या पैकेट में उसको सील्ड किया जाता है, पैक कर दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं कैनिंग। वैक्यूम पैकिंग, एक होता है वैक्यूम पैकिंग, जैसे टी, कॉफ़ी, चिप्स एंड अदर स्नैक्स आर वैक्यूम पैक्ड। जितने भी चिप्स वगैरह आते हैं, कॉफ़ी, चाय वगैरह का पैकेट जो आता है ना, उन सबको वैक्यूम पैक किया जाता है, और पैक्ड इन कार्टून्स, कैंस और पैकेट फ्रॉम विच एयर हैज बीन रिमूव्ड। वैक्यूम पैक होता है उसमें से एयर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एयर निकालने के बाद तुरंत उसको पैक कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया, नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लश किया जाता है, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम तक उसको सुरक्षित रखता है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया कुछ सामान के, देखिए यहाँ पर सामान दिखाया गया, किसान जैम दिखाया गया है ना, और यहाँ पर लेज का दिखाया गया, चिप्स वगैरह है, पास्चराइजेशन केस हार्मफुल बैक्टीरिया, फ्रीजिंग सफल है ना। कैनिंग करके देखिए बहुत सारा सामान यहाँ पर कैनिंग करके यहाँ पर दिखाया। कैनिंग होता है हीट करके उसको फ्लश कर देना, बंद कर देना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उस पर भी ध्यान दिया जाए, और इस तरह से आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? टाइनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लियर, a large dense organelles in a cell that contains the genetic materials। सेल के अंदर एक लार्ज डेंस ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज, ये क्या होता है? वायरस विच अटैक बैक्टीरियम, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरियम पर भी अटैक करता है। Fermentation, the breakdown of sugar molecules into help of microorganisms to produce an acid or alcohol। सुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, टूटना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, ठीक ना, और इससे क्या होता है? एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। पैथोजन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करता है, बीमारी को जन्म देता है, उसको बोलते हैं पैथोजन। पेरिसेबल मैंने अभी बताया था, दोज फूड्स मटेरियल विच गेट इजीली स्पॉइल्ड, जो आसानी से खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको बोलते हैं पेरिसेबल। इसका उल्टा होता है नॉन पेरिसेबल, जो नहीं हो पाता है खराब। फूड प्रिजर्वेशन, कीपिंग द फूड सेफ फ्रॉम स्पॉइलेज, फूड को बर्बाद होने से या खराब होने से बचाने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। एंटीबायोटिक, द मेडिसिन यूज्ड टू किल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए एक ऐसा मेडिसिन जो उस ग्रोथ को रोक सके उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। पास्चराइजेशन, ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन दैट इन्वॉल्व्स repetitive cycle of heating of substance followed by sudden cooling। प्रिजर्वेशन ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी खाद्य पदार्थ को रिपीटेटिव गर्म किया जाता है फिर उसको सडनली ठंडा किया जाता है ना, इससे क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाता है, जर्म मर जाते हैं। चलिए ये आज का चैप्टर जो था समाप्त हो गया बायोलॉजी का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा।
ठीक है, इसका जो क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे फ्लैश बना हुआ देख लीजिएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। हालांकि चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, किसी बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सारे बुक में जो है सेम टॉपिक दिया रहता है, इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से। द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। तो उसके शेप के आधार पर उसका नाम लिखना है। मेंशन 2 वेज इन विच बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस। बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये तो पता ही है, तो 2 तरीका बताना है किस तरीके से हेल्पफुल होता है। प्रोटोजोआ, एनेमा प्रोटोजोआ विच कैन फोटोसिंथेसिस, एक प्रोटोजोआ का नाम बताएं जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो भोजन आता है फोटोसिंथेसिस करके। नेम अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जो बीमारी होता है उसका नाम लिखना है, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए जो है, अच्छा इधर भी दिया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिफाइन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। सारा आपको आंसर मिल जाएगा, आप वीडियो को जो है रिवर्स करके पॉज करके आंसर देख लीजिएगा मेरी बातों को सुन करके। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।